दोस्तों, दक्षिण भारत का वह स्वर्णिम अध्याय जहां साहित्य ने इतिहास को जन्म दिया, उसे हम लोग संगम काल के नाम से जानते हैं। और इस संगम काल के अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य साम्राज्यों को हम लोगों को देखना पड़ता है, जिससे अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एक बड़ा ही क्लिष्ट या कठिन टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, प्राचीन काल से संबंधित है। और अगर हम लोग बात करें तो यह अरिहंत के कैप्सूल पर आधारित है, जो जिसकी 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। परफॉर्मर सीरीज है ये, और बीपीएससी, एईडी और बिहार एसआई के लिए तो सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ यदि आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीपीएससी या जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या बिहार सीजीएल का वैकेंसी आप लोग डाल चुके हैं, साथ ही साथ बिहार एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यह रामबाण सिद्ध होगी। ये सेशन तो मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन को हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें और इस मैप के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये साम्राज्य कहाँ पे उत्पन्न हुए थे। तो दक्षिण भारत की बात करेंगे, बेसिकली हम लोग तो कावेरी नदियों के इर्द गिर्द उत्तर और दक्षिण में हमारा चोल और पांड्य साम्राज्य का विस्तार हम लोग देखते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो मैप है ये आपका 10वीं शताब्दी में जो चोल साम्राज्य का उदय हुआ था उस कालखंड में ये मैप बनाया गया। क्योंकि गंगईकोंडपुरम की बात करेंगे तो राजेंद्र चोल के द्वारा इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त पेरियार और ताम्रपर्णी नदियों के मध्य में हम लोग चेर साम्राज्य को देखते हैं। और चेरों की जब हम लोग बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख में इसे केरल पुत्र की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र की संज्ञा दी गई है चेर को। बाकी सारे डिटेल्स हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं और केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग ये देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सुदूर दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसे तमिलकम या तमिश्कम के नाम से जाना जाता था, जिसमें हम लोग अगर वर्तमान समय की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का हिस्सा था। वर्तमान केरल राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर चेर राजवंश की सत्ता यहाँ स्थापित हुई थी। और अगर हम लोग बात करेंगे तो राजधर्म की सरदारी व्यवस्था का उदय इसी कालखंड में हम लोग इन्हीं 3 वंशों के माध्यम से देखते हैं। और संगम ग्रंथ के लेखकों को यदि हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संगम का अर्थ यहाँ पे सबसे पहले क्या है। तो संगम का अर्थ बेसिकली कवियों और विद्वानों का सम्मेलन था, जिसे दक्षिण भारत में संगम की संज्ञा दी गई। और यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए, जो साहित्यिक रचनाएं की गई, उसी से इन 3 वंशों के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा और सोन नदियों का ज्ञान था, यानी कभी न कभी उन्होंने उत्तर भारत का भी भ्रमण किया था। और संगम साहित्य की बात करेंगे तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण भारत का आपस में संबंध था। और इस समय 3 राजवंशों की सत्ता उस समय कायम थी, चोल, चेर और पांड्य, जिनकी चर्चा मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भी की थी। और ये जो क्षेत्र है बेसिकली मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। और बताया गया है इंडिका में कि यहाँ की जो राज सत्ता थी वह मातृसत्तात्मक थी और स्त्रियों के द्वारा यहाँ शासन का संचालन किया जाता था। तो पांड्य साम्राज्य की बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। पांड्य साम्राज्य जो था ये बेसिकली मातृसत्तात्मक सत्ता यहाँ पे चलती थी। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा वंश था चोल वंश। ये ध्यान रखिएगा, संगम काल का सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा वंश था चोल वंश। और चोल वंश की आरंभ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, चोल मंडलम या कोरो मंडल में इनका मध्य काल में आरंभ हुआ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, पेन्नार और बेल्लारू नदियों के मध्य में पांड्य राज्य क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार या इसका विकास हुआ था। पेन्नार और बेल्लारू नदियों को ध्यान में रखिएगा, ये आपका चोल राजवंश का या चोल वंश का क्षेत्र था। वहीं राजनीतिक सत्ता का केंद्र या इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी उरैयूर, जो अपने कालखंड में सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इनका राजकीय चिन्ह बाघ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इनके पास में प्राचीन काल से ही नौसेना थी। हम लोग जब 9वीं शताब्दी के चोल राजवंश को पढ़ते हैं, जिसका कि संस्थापक विजयालय चोल था,
उस समय भी चोल की नौसेना बंगाल की खाड़ी को अपनी झील बनाए हुए थी। तो ये प्राचीन काल से ही चोल जो थे नौसेना को बनाए रखे हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर चोलों की जब बात उठी है तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, इसे व्यवस्थित करने में चोलों ने अतुलनीय भूमिका निभाई थी। और परांतक प्रथम जो चोल शासक था मध्यकाल का, उसके परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बराबर प्रश्न पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा शिलालेख या अभिलेख हमें प्राप्त होता है। तो परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख ध्यान में रखिएगा, 919 ईस्वी का है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब प्राचीन काल में हम लोग जब चले, यानी मौर्य काल के शासन काल के समय में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि उस समय के प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो सबसे पहले इलनजेत चेन्नी का नाम याद रखिएगा, इलनजेत चेन्नी का नाम याद रखिएगा। यह प्रथम ऐतिहासिक चोल शासक था, इसकी राजधानी उरैयूर थी और युद्ध में सुंदर रथों के प्रयोग के लिए यह प्रसिद्ध था, यह शासक इलनजेत चेन्नी। इसके बाद कारिकल बड़ा ही प्रतिष्ठित शासक था और यह ध्यान रखिएगा कि यह चोल शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था। कारिकल का जो अर्थ होता है यह होता है जले पांव वाला व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, जले पांव वाला व्यक्ति कारिकल का अर्थ होता है। श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त की और पुहार जिसे बाद में कावेरी पट्टनम कहा गया, कावेरी पट्टनम की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। साथ ही साथ कावेरी नदी के किनारे इसने लंबा बांध बनाया था जिससे कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कारिकल। और सिलप्पादिकरम जो संगम काल का एक महत्वपूर्ण साहित्य है, इसमें इसकी पुत्री आदि नंदी के विषय में हमें सूचना प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि आदि नंदी का जो विवाह था वह आतन्न अत्ती के साथ में हुआ था और आतन्न अत्ती जो था उसने कावेरी नदी में डूब करके जान दी थी। बाद में आदि नंदी ने इसे फिर से अपने सतीत्व के कारण फिर से पुनर्जीवित कर दिया था। तो सिलप्पादिकरम की कहानी भी ध्यान रखिएगा, आदि नंदी, इसमें कारिकल की बेटी का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख शासक था जिसका नाम था सेन गन्नान। इसके विषय में प्रचलित था यह पूर्व जन्म में मकड़ा था और संपूर्ण राज्य में शैव मंदिर या शिवालयों का निर्माण करवाने वाला यह एक प्रमुख चोल शासक था। इसके बाद हम लोग आएंगे कि संगम काल में जो चोल थे इन्होंने 3वीं से 4वीं सदी तक शासन किया। उसके बाद इनके विषय में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है और 9वीं सदी में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विजयालय चोल के द्वारा फिर से चोल सत्ता की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात चेर राजवंश को देखेंगे और इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा कि यह उत्तर पश्चिम में था किसके, तो पांड्य वंश के, पांड्य के उत्तर पश्चिम में चेर राजवंश का सत्ता का विस्तार था और संगम कालीन राज्यों में सबसे प्राचीन था, यह भी ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगम काल के तीनों वंशों में सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो सबसे प्राचीन था आपका चेर राजवंश और ऐत्रेय ब्राह्मण में चेर पाद शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। साथ ही साथ अशोक का जो बृहद शिलालेख है उसमें इन्हें केरल पुत्र की संज्ञा दी गई है। अशोक के शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्र का तो उल्लेख मिलता है लेकिन चेर का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण विद्वानों का कहना है कि जो केरल पुत्र थे संभवतः वही अशोक काल में चेर थे, ये ध्यान रखिएगा। अब चेर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो तमिल शब्द चेरल या चरल से इनका निर्माण हुआ है। इनका राजकीय चिन्ह धनुष था, ये ध्यान रखिएगा। और चेरल और चरल का जो अर्थ होता है यह होता है आपका पर्वतीय देश और यहाँ का एक शासक था राजा चेरलतन। राजा चेरलतन के नाम से इस चेर राजवंश का नाम चेर पड़ा और चेरलतन को पर्वतीय देश के स्वामी की संज्ञा दी गई है। इसकी राजधानी बांजी या करुयूर थी, करुयूर, और दूसरी राजधानी थी इसकी तोंडी। करुयूर और तोंडी इनकी दो राजधानियां थी, करुयूर को बांजी भी कहा गया। इसका सबसे प्रमुख शासक की बात करेंगे तो उदयन जेरल, इसे प्रथम चेर शासक माना गया और लगभग 130 ईस्वी में इसने चेर प्रदेश पर शासन किया था और कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को इसने भोजन कराया था। कुरुक्षेत्र ध्यान रखिएगा
महाभारत युद्ध से संबंधित है। और हो सकता है कि महाभारत युद्ध के समय इसने भी किसी न किसी पक्ष का, कौरव या पांडवों का समर्थन किया हो, और इसीलिए कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले जितने भी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण इसे महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि भी दी गई थी। इसके पश्चात दूसरा प्रमुख चेर शासक था सेन गुटवन या धर्मपरायण कुटवन, या इसे लाल चेर भी या भला चेर भी कहा जाता है। सेन गुटवन लाल चेर यह सबसे बड़ा शासक था चेर काल में, और बलिपुरम के युद्ध में इसने 9 चोल शासकों को और उनके सामंतों को पराजित किया था। बाद में इसने कदल पिक्कोत्तीय की उपाधि धारण की थी, यानी समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। हिंदी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्र को पीछे हटाने वाला शासक की उपाधि किसे दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा सेन गुटवन लाल चेर को यह उपाधि दी गई थी। इसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पूजा, कनग्गी या पत्नी पूजा इसने प्रारंभ की थी, जिसमें इसे श्रीलंका के शासकों का भी सहयोग मिला था। कनग्गी पूजा या पत्नी पूजा इसने प्रारंभ करवाई थी, इसे पाटनी पूजा भी कहते हैं। और संगम साहित्य 10 गीत में इस पूजा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और शिलप्पाधिकरण जो उस कालखंड की एक बहुत ही भव्य रचना है, उसमें हमें पता चलता है कि पांड्य और चोल शासकों के साथ साथ श्रीलंका के शासक ने भी इस कनग्गी पूजा को आरंभ करवाने में सेन गुटवन लाल चेर को अपना सहायता और समर्थन दिया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक था पेरुंजरेल इरमपोरोई। पेरुंजरेल इरमपोरोई के विषय में ध्यान रखना है हमें कि यह शासक चोल शासक करिकल का समकालीन था। साथ ही साथ दक्षिण भारत ने इसने गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई थी। ये दोनों ध्यान रखेगा, पेरुंजरेल इरमपोरोई और गन्ने की खेती कारिकल का समकालीन, ये तीनों चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कुडुक्को इलंजेरल इरमपोरोई शासक बनता है, जो चेर वंश का अंतिम शासक था। और इस कालखंड में चेर वंश के लोग जो थे या चेर साम्राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले लोग गोल मिर्च के साथ साथ मलमल और रेशम का भी उत्पादन करते थे, ये ध्यान रखना है। और सूती कपड़ा जो इस कालखंड में था वह सांप के केंचुल जैसा पतला होता था। चोल राजधानी उरैयूर इस समय क्या थी, तो कपड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि सामाजिक वर्गों का उदय हुआ था। यहां पर ध्यान रखिएगा कि क्षत्रिय या वैश्य नियमित रूप में नहीं थे, बल्कि सैनिक और असैनिक पदों पर जनरली यहाँ पर बल्लाल या धनी किसानों की नियुक्ति की जाती थी। और सबसे पहले जो ब्राह्मण दर्शन था वह कवि के रूप में नियोजित हुआ था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मणों को नगद दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, रथ, घोड़े और हाथी आदि पारितोषिक के रूप में दिए जाते थे। उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते थे ताकि उनका जो आय है वो चलता रहे। और पारितोषिक के रूप में स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाती थी। यह आपका अगर हम लोग देखें तो कारिकल के द्वारा ब्राह्मणों को, ये जो कवि था उसे 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में देने की बात हमें पता चलती है। अंतिम वंश हमारा पांड्य राजवंश और इसकी राजधानी थी मदुरै इसकी राजधानी थी। और प्रारंभिक उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, पांड्यों का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। और मेगास्थनीज ने भी इनका उल्लेख किया था और इन्हें बताया था मावर नाम से मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पांड्यों का उल्लेख किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, प्रारंभिक उल्लेख कहाँ किया गया, अष्टाध्यायी और इंडिका में, मावर नाम से इंडिका में किया गया है। इसके पश्चात पांड्य राजवंश की बात करेंगे तो पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना प्रदेश। और वर्तमान समय की बात करें तो आधुनिक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै जिलों में इस वंश की सत्ता की स्थापना हुई थी। और जो तमिल परिषदों में संकलित साहित्य है उनमें पांड्य राजाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था और विशेष रूप से कहें तो एक विशेष प्रकार की मछली जिसे कार्प कहा जाता है, कार्प इनका राजकीय चिन्ह था। प्रमुख शासक की बात करेंगे तो प्रमुख शासक थे नेडियोन। यह एक लंबा कद वाला आदमी था जो पहला शासक था। और पहरुली नदी के अस्तित्व की जानकारी हमें इस कालखंड में प्राप्त होती है। इसकी बात करेंगे नेडियोन की तो याद रखिएगा समुद्र की पूजा भी इसके द्वारा
इसने प्रारंभ करवाई थी। इसके बाद पलसाल मुडुकुडुमी, पलसाल मुडुकुडुमी इस पांड्य वंश का पहला ऐतिहासिक शासक था। पालशाले का अर्थ होता है यज्ञशालाएं बनवाने वाला। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पालशाले का अर्थ क्या होता है, तो यज्ञशालाएं बनवाने वाला। इसने अनेक यज्ञ किए और महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, महेश्वर की उपाधि जनरली हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं, दक्षिण भारत में महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला पालशाले मुडुकुडुमी था, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण पांड्य शासक आता है नेंडुजेलियन, और ये सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासकों में से एक था। प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका मदुरै कांची। मदुरै कांची में नेंडुजेलियन के शासन व्यवस्था का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यह कवियों और विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था, और नकीरर और मामुंडी मरुदुन की बात करेंगे तो इन कवियों को इन्होंने अपना आश्रय प्रदान किया था, अपना संरक्षण प्रदान किया था। साथ ही साथ हम लोग आगे देखेंगे इलांगो आदिगल की रचना है सिलप्पादिकरम। तो सिलप्पादिकरम में जो नायक है कोवलन, कोवलन को मृत्यु दंड की सजा सुनाने वाला जो शासक था वो पांड्य शासक नेंडुजेलियन ही था, जो कि अपने पत्नी के गहने की चोरी हो जाने के कारण कोवलन को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। जब कोवलन अपनी पत्नी के कड़ा जो पैर में पहनने जाने वाला होता है उसे बेचने के लिए एक सुनार के पास गया हुआ था, तो उस समय उसे गिरफ्तार करके नेंडुजेलियन के पास में भेज दिया जाता है, और नेंडुजेलियन के द्वारा इसे कोवलन को मृत्यु दंड की सजा चोरी के जुर्म में सुनाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस कथा से पता चलता है कि पांड्य शासन में चोरी की सजा मृत्यु दंड भी थी, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और नेंडुजेलियन के शासन काल का प्रसिद्ध युद्ध था तलैया लंगानम का युद्ध, और ये 290 ईस्वी में लड़ा गया था। नेंडुजेलियन इसमें विजयी हुआ था। इसमें चोल चेर और उनके सामंत शासकों को इसने पराजित किया था। चेर शासक था शे, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था, और उसे इसने बंदी बना लिया था। इसके अतिरिक्त नेंडुजेलियन का छोटा भाई कोरकई जो है वह शासक बनता है, और भित्ति चित्रों को देखते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम ज्ञात शासक है पांड्य शासक में नलिब कोड्डन जो था संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। और नतनार की कविता में इसका प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है हमें कि नलिब कोड्डन जो था वह रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भी भेजा था, यह ध्यान रखना है हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत से संबंधित ये सारे नाम है, थोड़ा नाम रखने में, याद रखने में आप लोगों को कठिनाई हो सकती है। अब बात करेंगे संगम साहित्य की, तो याद रखना है हमें संगम साहित्य और अनुश्रुतियों के आधार पर 3 परिषदों या सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न संगम कालीन कवियों विद्वानों के द्वारा अपनी रचनाएं रची गई थी। और मूलतः देखें तो इन सभाओं का जो संरक्षण था वह पांड्य शासकों के द्वारा किया गया, और कालांतर में चोल और चेर शासकों ने भी अपना संरक्षण इन्हें प्रदान किया गया था। प्रथम संगम की बात करेंगे तो यहां से प्रश्न बराबर पूछा जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय संगम, अध्यक्ष कौन थे, प्रमुख कृति क्या थी, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी अवधि, लेखक, संरक्षित शासकों की संख्या, ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो हम लोग केवल स्थान, अध्यक्ष और प्रमुख रचनाओं की ही बात करेंगे। प्रथम संगम की स्थापना मदुरै में की गई थी, और यहाँ ध्यान रखिएगा ऋषि अगस्त्य या अगस्त्यार के द्वारा इस संगम की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह ऋषि अगस्त्य को ही दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन जाता है, और जेपीएससी 2013 का ये प्रश्न था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रमुख रचनाएं, यहाँ ध्यान रखिएगा प्रथम संगम में जो भी रचनाएं लिखी गई वो आज उपलब्ध नहीं है, उनके केवल नाम ही हमें प्राप्त होते हैं, या उत्तरकालीन लेखकों ने उनके कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा अकटियम एक बुक है जिसके रचनाकार ऋषि अगस्त्य स्वयं थे। इसके अतिरिक्त इनमें कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगम की बात करेंगे तो इसका आयोजन अलवई या कपाटपुरम में हुआ था। सबसे पहले इसके संस्थापक अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य, और बाद में तोलकपैयार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ध्यान रखिएगा प्रथम संगम के संस्थापक
अध्यक्ष जो थे ऋषि अगस्त्य ही थे। दूसरे संगम के भी संस्थापक अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे, लेकिन कालांतर में तोलाकप्पियर ने इस अलवे या कपाटपुरम के संगम की अध्यक्षता की थी और इसका एकमात्र ग्रंथ हमें प्राप्त होता है और वह है तोलाकप्पियम। ये ध्यान रखिएगा, तोलाकप्पियम जो तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है ये हमें प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ इस कालखंड का भी उपलब्ध नहीं है। तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा में किया गया था। इसके अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी और इसमें बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अधिकांश ग्रंथ जो थे यहाँ के नष्ट हो चुके हैं, तथापि अवशिष्ट सभी तमिल साहित्य इसी संगम से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तमिल भाषा और संगम साहित्य का, तो तीनों संगमों में विभिन्न रचनाएं रची गई है। इसमें से कुछ प्रमुख रचनाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जहां से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तोलाकप्पियम। तोलाकप्पियम एक व्याकरण और अलंकार शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और रचनाकार है तोलाकप्पियर, दूसरे संगम के अध्यक्ष। और ये ध्यान रखिएगा द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है यह। तिरुवक्कुरल, ये ध्यान रखें, संत तिरुवल्लुवर के द्वारा रची गई है और उनके दार्शनिक विचार और सूक्तियों का संकलन तिरुवक्कुरल में किया गया है। इसके अतिरिक्त दो महाकाव्यों को कैसे भूल सकते हैं, एक सिलप्पादिकरम जिसके रचनाकार इलांगो आदिगल है। इसी में हमें कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी की पता चलता है। ध्यान रखिएगा, माधवी दासी थी, कनग्गी उनकी पत्नी का नाम था और कोवलन जो था वो राजा था और इसकी कहानी यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। और मणि मेखले से हमें इसके रचनाकार शीतले सतनार है। कोवलन और माधवी की पुत्री की कोवलन और माधवी की पुत्री के संदर्भ में यहाँ पर हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है मणि मेखले से। इस ग्रंथ में हमें बौद्ध धर्म से संबंधित भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखेगा, बौद्ध धर्म की से संबंधित जानकारी मणि मेखले से भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी ये ग्राम काव्य हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं। 4-5 बुक्स याद रखना है, सिलप्पादिकरम, मणि मेखले, तिरुवक्कुरल और तोलाकप्पियम। तो ये आज का जो संगम साहित्य से संबंधित सेशन था मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दक्षिण भारत के और वंशों को देखेंगे, जिसमें पल्लव वंश को देखने वाले हैं, मध्यकाल के चोलों को देखने वाले हैं और उनसे संबंधित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को हम लोग छूते हुए निकल जाएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।